यानी आज के इस विशेष सत्र में हम लोग वैदिक संस्कृति के जो महत्वपूर्ण आयाम है, महत्वपूर्ण डायमेंशन है, उसको जानने का प्रयास करेंगे। और वैदिक संस्कृति, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वैदिक संस्कृति के निर्माता आर्य थे, राइट। तो आर्य कौन थे, ये सबके मन में एक सवाल आती है जब वैदिक संस्कृति हम पढ़ने जाते हैं। तो पहला सवाल ये आता है हमारे दिमाग में, जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि आर्य कौन थे, कहाँ से आए थे, क्यों आए थे, कैसे आए थे, और आने के बाद भारत में पूरी तरह से भारतीय होकर के रह गए, या आर्य भारतीय ही थे। एक प्रश्न जो इतिहास के अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण विवादग्रस्त प्रश्न है आर्यों के संदर्भ में, वो है कि आर्य कौन थे। तो आर्यों के संदर्भ में एक के पहले की अवधारणा क्या थी कि आर्य को एक के रेशियल ग्रुप के रूप में, एक प्रजातीय समूह के रूप में स्थापित किया गया था और कहा गया था कि आर्य जो थे कॉकोसाइड प्रजाति के लोग थे। बाद में इस अवधारणा में चेंज आई और कॉकोसाइड की एक सब प्रजाति जो रही है नॉर्डिक, उससे उसको जोड़ने का प्रयास किया गया। लेकिन हाल के वर्षों में इस बात पर बल दिया जाता है कि आर्य जो थे, यानी जिस आर्य की हम बात कर रहे हैं और आर्यन की संस्कृति की बात कर रहे हैं, तो आर्य एक भाषाई समूह थे, है ना। ये किसी रेस से इनका एक तरह से जुड़ाव नहीं है, क्योंकि हम किसी एक रेस से आर्यों को नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि आर्य क्या है, एक भाषाई समूह है और एक ऐसा भाषाई समूह है जो इंडो यूरोपियन भाषा समूह से संबंधित था। और इंडो यूरोपियन भाषा समूह की संस्कृत भाषा को ये लोग बोलते थे, राइट। इंडो यूरोपियन भाषा समूह के अंतर्गत संस्कृत को भी शामिल किया जाता है, लैटिन को भी शामिल किया जाता है, पर्शियन को भी शामिल किया जाता है, अंग्रेजी भी शामिल होती है, फ्रेंच भी शामिल होती है, जर्मन भी शामिल होती है, स्पेनिश भी शामिल होती है, पुर्तगीज़ भी शामिल होती है। तो इंडिया के जो नॉर्थ इंडिया के अधिकांश जो भाषा हैं और ख़ास करके यूरोप की अधिकांश भाषाएं जो है वो इंडो यूरोपियन भाषा समूह से संबंधित है। और उसी भाषाई समूह से संबंधित आर्य थे जिन्होंने भारत में वैदिक संस्कृति का निर्माण किया, है ना। वैदिक संस्कृति के अध्ययन ने एक बड़ा ही रुचिकर टॉपिक है। तो पहला कि एकदम क्लियर कट एक कॉन्सेप्ट रखना है कि आर्य एक भाषाई समूह थे जो भारत में संस्कृत भाषा बोलते थे, राइट। दूसरा सवाल ये है कि कहाँ से आए थे, है ना। यानी ये जो भाषाई समूह है, यानी संस्कृत भाषा को बोलने वाले आर्यन जो थे, क्या मूल रूप से भारतीय थे या कहीं बाहर से आए थे। भारत के संदर्भ में एक सामान्य मान्यता यह है कि भारत में जितनी जनसंख्या है ये कभी न कभी बाहर से आई है ना। क्योंकि भारत की सबसे प्राचीन जो जनसंख्या है वो निग्रिटो प्रजाति के लोगों को माना जाता है। और निग्रिटो प्रजाति के लोग आज के समय में भारतीय जनसंख्या में बहुत ही माइनर है, बहुत ही छोटा समूह है। ग्रेट अंडमान ओंजे, जारवा, सेंटलिस, केरल के कादर, इरुला, पनियान, ये झारखंड के बोंगारिया, ये मुख्य रूप से जो ट्राइबल ग्रुप हैं, ये ट्राइबल ग्रुप जो है निग्रिटो समूह से बिलोंग करते हैं। और माना जाता है कि यही सबसे प्राचीन समय में भारत में यही आए हैं। तो आर्यों के संदर्भ में भी एक के बहुत ही बहुप्रचलित मान्यता रही है कि आर्य बाहर से आए हैं। यानी आर्य जो हैं भारत में ये मध्य एशिया से आए हैं। ये मध्य एशिया का जो इलाका है, इस मध्य एशिया के इलाका से ये लोग जो है यहाँ से चल के ऐसे ऐसे आकर के
और ये ईरान आए और ईरान से फिर ये अफगानिस्तान होते हुए ये भारत आते हैं। एक परिकल्पना ये है कि ये लोग विदेशी थे, है ना, यानी भारत में ये लोग मध्य एशिया से आए थे। और इस परिकल्पना की नींव जिन्होंने रखी है, विलियम जोन्स का नाम आप जानते होंगे। आप विलियम जोन्स का नाम सुना है आप लोगों ने? बताइए, कोई भी एक बताइए कि विलियम जोन्स कौन थे। देखो, विलियम जोन्स से 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करते हैं। और विलियम जोन्स ने तुलनात्मक भाषा विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण अनुसंधान किए। और विलियम जोन्स ने ही सबसे पहले इस बात को सामने रखा कि जो वैदिक संस्कृति है और वैदिक संस्कृति के निर्माता आर्यन जो हैं वो इंडो यूरोपियन भाषा समूह से संबंधित हैं, क्योंकि इंडो यूरोपियन भाषा समूह की एक सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है और दूसरी लैटिन है, और संस्कृत एवं लैटिन भाषा के बीच जो है काफ़ी समानताएं हैं। इसलिए ये लोग ऐसे लोग हैं जो इंडो यूरोपियन भाषा समूह से संबंधित थे। और ये इंडो यूरोपियन भाषा समूह के लोग जो है मध्य एशिया में निवास करते थे, वहाँ से ये ऐसे ईरान और ईरान से सीरिया और ऐसे आगे बढ़ते बढ़ते फिर ये यूरोप की ओर गए। और यूरोप में भी इन्होंने अलग अलग देशों में ये फैल गए। तो यूरोप की अधिकांश जो भाषाएं हैं वो इंडो यूरोपियन भाषा समूह से संबंधित है। अधिकांश भाषाएं इंडो यूरोपियन भाषा समूह से संबंधित है। और भारत में संस्कृत और उत्तर भारत की अधिकांश जो भाषा है, जो संस्कृत से उत्पन्न हुई है भाषाएं, वो भी इंडो यूरोपियन भाषा है। तो इसके आधार पर विलियम जोन्स ने ये स्थापित करने का प्रयास किया कि आर्य जो है मध्य एशिया से भारत की ओर आ रहे हैं। और इसको बहुत व्यापक स्वरूप दिया मैक्स मुलर ने। मैक्स मुलर एक जर्मन भाषाविद थे और उन्होंने आर्यों की जो संस्कृति है उस पर गहन अध्ययन किया। और उस अध्ययन के आधार पर उन्होंने कहा कि आर्य जो है मध्य एशिया से भारत आए। भारतीय विद्वान संपूर्णानंद कहते हैं कि ये सप्त सिंधु प्रदेश के ही मूल निवासी थे, यानी सप्त सिंधु प्रदेश में ये मूल रूप से निवास करते थे। दूसरी तरफ एल.डी. काला कहते हैं कि ये कश्मीर के निवासी थे। आर्य पांडे कहते हैं कि ये मध्य देश के निवासी थे। गंगानाथ झा कहते हैं कि ब्रह्मर्षि देश के निवासी थे। दयानंद सरस्वती का अप्रोच है कि ये तिब्बत के निवासी थे। और बाल गंगाधर तिलक का मानना था कि ये आर्कटिक प्रदेश के निवासी थे। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावी मान्यता रही है कि आर्य जो हैं मध्य एशिया से भारत में आते हैं। तो जब मध्य एशिया से आर्य भारत में आते हैं तो इसी से दूसरा प्रश्न जुड़ता है कि क्यों भारत में आए, क्या ज़रूरत पड़ गई इनको भारत की ओर प्रवसन करने का, है ना। कुछ तो ज़रूरत होगी। तो एक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है 2007 में, इस पर काफ़ी अनुसंधान किया गया। और ये जो अंतरिक्ष जो है IRS सैटेलाइट जो है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट जो इंडिया की भी है, उस रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के माध्यम से आर्कोलॉजिकल जो इनके पाथवे है उसका स्टडी किया गया। और कहा गया कि इसलिए आए क्योंकि मध्य एशिया में क्या था कि लगभग 2000 BC के करीब जो है यहाँ पर्यावरण का संकट विद्यमान हो गया, है ना। पारिस्थितिकी में परिवर्तन हो रहा, पर्यावरण में परिवर्तन हो रहा है, सूखा पड़ रहा। और आर्य मुख्य रूप से चारागाह की खोज में भारत की ओर आते हैं, क्योंकि ये चरवाहा समुदाय के लोग थे। ये पशुपालन करते थे और पशुपालन करते थे। तो नए चारागाहों की खोज में ये देखिए कि किस तरह से ऐसे आते हैं। और ऐसे आकर के यहाँ पर ईरान में ये लोग दो भागों में एक तरह से बंटते हैं। और दो भागों में बंट करके एक भाग जो है
कुछ लोग ईरान में रह गए, कुछ लोग पश्चिम की ओर चले गए और दूसरा भाग पूरब की ओर चला गया, क्योंकि ईरानी जो ग्रंथ जींद अवेस्ता है और वैदिक संस्कृति की सबसे प्राचीन जो पुस्तक है ऋग्वेद, उसमें भी कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसे कंटेंट है जिससे ज्ञात होता है कि एक समय जो भारत में रहने वाले आर्य लोग हैं और ईरान में रहने वाले आर्य लोग हैं, इनके बीच एक तरह से सांस्कृतिक आदान प्रदान था। एक स्थान पर ये संभवतः निवास करते थे, क्योंकि जींद अवस्था में भी भारत के वैदिक संस्कृति के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है, राइट। तो ये आए किस लिए? नए चरागाहों की खोज में, राइट। तीसरा प्रश्न ये है कि कैसे आए, है ना, क्योंकि आर्यों के आगमन के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण अप्रोच है कि आर्यों ने भारत पर आक्रमण किया, है ना। जब इतिहास आप पढ़ेंगे तो सिंधु सभ्यता के पतन के लिए मार्टिमर व्हीलर एक बहुत ही प्रसिद्ध ब्रिटिश पुरातत्वविद हैं, जिन्होंने कहा कि सिंधु सभ्यता का पतन आर्यों की आक्रमण के कारण हुआ, राइट। तो क्या ये आक्रमण किए भारत पर और इस रूप में भारत के साथ इनका सामना हो रहा, या ये माइग्रेशन किए हैं, प्रवसन किए हैं? तो पहले तो अप्रोच मार्टिमर व्हीलर ने प्रतिपादित किया कि इन लोगों ने भारत पर आक्रमण किया और भारत की जो प्रथम नगरीय सभ्यता सिंधु सभ्यता थी, उसके पतन में इनका बहुत योगदान है। लेकिन बाद में इसका खंडन किया गया और रामशरण शर्मा ने डीएनए विश्लेषण के आधार पर इस बात को स्थापित किया कि आर्यन ने भारत पर आक्रमण नहीं किया था, क्योंकि अगर आक्रमण करते तो सिंधु जो सभ्यता है उसके जो पूरा स्थल हैं वहाँ से आर्यों का भी अस्थि कंकाल मिलता, लेकिन ऐसा मिला नहीं, राइट। तो आर्य भारत में आक्रमण नहीं करते, प्रवसन करते हैं, माइग्रेशन करते हैं। और ये बैंड सोसाइटी के लोग थे। बैंड सोसाइटी कहते हैं, मिलिंद समाज कहते हैं कि छोटे छोटे समूह में ये रहते थे, चरागाह में पशुओं को पालते थे और गाय एवं घोड़ा इनका बहुत ही महत्वपूर्ण पशु था। और इनके पास आरी वाला पहिया था, रथ था। युद्ध के प्रति इनमें काफ़ी एक तरह से इंटरेस्ट था। ये अग्नि की पूजा करते थे, ये यज्ञ करते थे, बलि देते थे, पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी इनकी। और ये अलग अलग समूहों में भारत में प्रवसन करते हैं एक नए चरागाह की खोज में। तो इसी में एक और सवाल यहाँ पर उठता है कि आखिर क्या ये किसी प्रजातीय समूह से बिलोंग करते थे? तो आरंभ में जब आर्यों का अध्ययन किया गया तो कहा गया कि आर्य कॉकोसाइड प्रजाति से संबंधित थे। बाद में जब हिटलर ने जर्मन आर्य की परिकल्पना और शुद्ध जर्मन आर्य की परिकल्पना की तो उसने कहा कि नहीं, आर्य जो थे नॉर्डिक रेस के लोग थे। लेकिन आधुनिक इतिहासकार मानते हैं कि आर्यों में कोई एक प्रजातीय तत्व नहीं था, बल्कि एक भाषाई समूह थे जिसमें ये इंडो यूरोपियन भाषा समूह के भारत में संस्कृत भाषा बोलते थे, राइट। और संस्कृत भाषा बोलते थे तो इनको किसी एक रेस से संबंधित नहीं किया जा सकता है। और इस तरह से ये मान्यता आर्यों की संस्कृति के संदर्भ में प्रचलित हुई कि आर्य भारत में मध्य एशिया से ईरान होते हुए प्रवसन किए हैं। हालांकि हाल के वर्षों में इस तर्क का बहुत खंडन किया गया है, लेकिन अभी भी प्रभावी जो विचार है वो यही है कि ये भारत में एक तरह से प्रवसन करते हैं।